सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया, जो कि शायद एक उचित निर्णय है। लॉकडाउन के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज उन्हें देखनी है कि एक बहुत बड़ा तबका पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसको कैसे संभाला जाए, और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। और जैसा कि पिछले 2-3 दिन कि इस समय हमें अपने सारे विरोधों को भुलाकर बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि सरकार को समर्थन करना है, प्रधानमंत्री को समर्थन देना है कि जल्द से जल्द हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकें। मैं जानता हूं आप सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना आपको 21 एपिसोड की कहानी सुनाई जाए पूरे भारतीय इतिहास की। मैंने आज सुबह फेसबुक पे भी डाला कि मैं लाइव हूँगा और मैं कहानी सुनाऊंगा। मैंने लोगों से पूछा भी कि मैं कौन सी सुनाऊं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। तो बड़े सारे मित्रों ने अपने अपनी राय दी मुझे कि किसी ने कहा एंशिएंट, किसी ने कहा मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। लेकिन चूंकि आधुनिक इतिहास एक बहुत ही जबरदस्त है, इतिहास है, एक देश की राष्ट्र बनने की कहानी है। स्टोरी हाउ अ कंट्री टर्न इनटू अ नेशन। अब ये कहानी के बड़े सारे पहलू हैं, लेकिन मैं कहानी के रूप में इसे शुरू करूंगा और मैं पूरा वादा करता हूं आपसे कि अगले 21 दिन में मैं पूरी कहानी, चारों कहानियां सुनाऊंगा आपको, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, सब सुनाऊंगा। शुरुआत में करूंगा मॉडर्न इंडिया से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद सीखने को मिले। तो जिस गुरु से मैंने हिस्ट्री पढ़ी, वो मुझसे कहते थे कि मुझे 10% हिस्ट्री आती है। तो अगर उन्हें 10% आती है तो मुझे एक ही आती है। और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का। आधुनिक हिस्ट्री की से शुरुआत करूंगा कहानी की। अब आधुनिक हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो कुछ ऐसे होती है कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया वॉज कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो। पहला सवाल यही है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्या था ऐसा भारत के पास? कोई बहुत बड़ी सोने की खदानें नहीं थी और कुछ ऐसा नहीं था कि सोना सारी जगह हिंदुस्तान में पाया जाता, और फिर सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा गया? उसकी 3 वजह थी। पहली वजह यह थी कि व्हाई इंडिया वाज अ गोल्डन स्पैरो, नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टाइल प्लेन्स, गंगा यमुना दोआब, तुंगभद्रा दोआब, तो फर्टाइल प्लेन्स। दूसरी जो सबसे अहम वजह रही जो भारत सोने की चिड़िया बना, उसमें मॉनसून की खोज। हिपालस डिस्कवर्स मॉनसून इन 47 AD, और उस खोज ने भारत को, हिंदुस्तान को हृदय बना दिया वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड का। अब ये जो ट्रेड है वेस्ट और ईस्ट का, शुरू से उस पर मुझे आना था, उस पर मुझे आपसे चर्चा करनी थी। औषधि और मेडिसिन में फर्क बताना था। तो पहली चीज, भारत सोने की चिड़िया इसलिए था कि भारत का नेचुरल रिसोर्स, इसकी फर्टाइल प्लेन्स वगैरह। दूसरा, मॉनसून। अब वेस्ट और ईस्ट मतलब पश्चिम और पूर्व दोनों के बीच में आदिकाल से ट्रेड चलता रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रहा ये। तो इस मॉनसून ने, अब मॉनसून की वजह से क्या हुआ कि आज तो जहाजों में मशीन लगे, तो आप जहाज को जिधर चाहे उधर ले जाए। लेकिन ऐसा हिपालस से पहले नहीं था। कोस्टल ट्रेड होता था। जैसे आप नदी में नाव में सामान रखकर इंसानी ताकत से उसे खींच सकते हैं, पर समंदर में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो मॉनसून, जून से मॉनसून की शुरुआत हुई, तो जून के समय लोग मॉनसून के साथ पूरब की तरफ बढ़ते थे। अब चूंकि मॉनसून भारत से गुजरता है तो भारत आना ही आना था, और रिटर्निंग मॉनसून के साथ रिटर्न होते थे। वहीं से आप देखेंगे कि डेक्कन और साउथ इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। जहां से मॉनसून खोज होती है वहीं से डेक्कन और साउथ इंडिया की खोज शुरू होती है। अब मैंने कहा औषधि और मेडिसिन। औषधि शब्द का अगर आप मीनिंग खोजें डिक्शनरियों में, तो हिंदुइज्म की जो मीनिंग औषधि शब्द का वो है हर्ब। ये हमसे क्या ले आते थे पश्चिम के लोग? सबसे ज्यादा क्या लेते थे? काली मिर्च लेते थे, दालचीनी लेते थे, और अदरक लेते थे, सारी हल्दी, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल प्लांट्स हैं, स्पाइसेस जो उधर नहीं होते, और 4-5 महीने उधर पूरा बर्फ जमी होती थी। तो इन चीजों को ये दवा के रूप में यूज करते थे। आज भी दालचीनी शुगर की बहुत बड़ी दवा मानी जाती है। फिर इन्होंने मेडिसिन खोज की। मेडिसिन शुरू में ऐसा ये नहीं था कि मतलब साइड इफेक्ट है इसके। हमारे पास तो बड़ी सारी औषधियां हैं,
पर धीरे धीरे चूंकि हम वेस्टर्न एजुकेशन में रहे और हमारा एक मेंटल सेटअप ही ऐसा तैयार हुआ कि हम मेडिसिन की तरफ ही चले गए। तो पहली वजह भारत की समृद्धि की ये थी कि नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मानसून की खोज जिसने भारत को हृदय स्थल बना दिया वेस्ट और ईस्ट के बीच में, और तीसरी वजह थी बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्सिमम इस ट्रेड से सबसे ज्यादा फायदा हुआ अरब्स को। वो मिडिल मैन थे, अरब्स वही मिडिल मैन थे, पश्चिम और पूरब के बीच में वो मिडिल मैन थे। 1453 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, और वो घटना ये थी कि टर्क्स ने जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो वहां से कुछ इतिहास में बदलाव होने शुरू हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर है 1453, इतिहासकार बहुत लैंडमार्क मानते हैं 1453। अरब्स ने कब्जा कर लिया और इस्लामिक एंथुजियाज्म था, टेरिटरी तो बढ़ानी ही थी, इस्लाम को भी बढ़ाना था और सब कुछ एक्सपैंड करना था। तो कहीं ना कहीं यूरोपियंस को बड़ी दिक्कत हुई, और यहीं से 1453 से आप देखेंगे कि यूरोप में एक बहुत ही नई चीज शुरू होती है, रेनेसांस, पुनर्जागरण उसको हम हिंदी में कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब था रैशनलिज्म। एजुकेशन अलग चीज है, रैशनलिज्म अलग चीज है। रैशनलिज्म यह है कि किसी चीज को हम उसके साइंटिफिक कारणों को जानते हैं। हर चीज का तो हम कारण जानते ही हैं, पर साइंटिफिक है रैशनलिज्म। अब बुद्ध जैसे हैं वो रैशनल है, पुनर्जागरण कहा गया इसलिए, रीबर्थ, रैशनल, रेनेसांस मींस रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। इसका मतलब पहले भी था, तो बुद्ध को रैशनल माना जाता है। प्रज्ञावान, बुद्ध शब्द का मतलब ही है, बुद्ध का मतलब ही है प्रज्ञा। तो इंडिया मतलब पहले पुनर्जागरण ये रैशनलिज्म को प्रमोशन था। तो हिंदुस्तान में बुद्ध थे और उधर कन्फ्यूशियस चाइना में वगैरह वगैरह। तो रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। और फिर रैशनलिज्म ने जो सोचने की प्रक्रिया डेवलप की वेस्ट में, उससे बड़े सारे परिवर्तन हुए। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज उससे शुरू हुई। यूरोप के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने कहा कि हम तो सब कुछ पता करेंगे, अब हम सब कुछ पता करेंगे, सबका रीजन ढूंढेंगे। और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के अंदर आप सुनेंगे कोलंबस अमेरिका की तरफ जाता है, और जा नहीं रहा था वो, आ तो रहा था भारत की तरफ, लेकिन पहुंचा अमेरिका। वास्को डी गामा 1498 में हिंदुस्तान पहुंचता, और ये 1498। अब 1453 और 1498 दोनों जो ईयर को जोड़िए आप, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा और 1498 भारत के रूट की खोज। भारत तो उन्हें पता ही था, भारत नहीं खोजा उन्होंने, भारत का रास्ता पता चला डायरेक्ट। और पश्चिम पहली बार वेस्ट डायरेक्टली गॉट कनेक्टेड विद ईस्ट, सीधा संबंध हो गया। अब जब सीधा संबंध हुआ 1498 में, तो इतना धन भारत की तरफ बहना शुरू हुआ, और वो धन आपको दिखाई पड़ेगा हिंदुस्तान की बिल्डिंग ताजमहल में। संपत्ति कहाँ दिखाई पड़ती है? व्यक्ति के भवन। हिंदुस्तान के ताजमहल में वो धन आपको दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान की जो मिल्कियत है, मुगलों की जो रियासत है, काबुल से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, वो पूरा एरिया कब्जा कर लिया उन लोगों ने। कब्जा करना ही था, उसकी वजह थी, दो रूटों पे कब्जा करना था उन्हें, रूट ए और रूट बी, नॉर्दर्न पाथ और दक्षिण पथ। और भारत की समृद्धि तो वो हो, बाहर आज पैगामे मोहब्बत लेके आई है। वो मुगले आजम मूवी आप देखेंगे तो उसमें भारत की समृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी, और भारत के मनसबदार, हाईएस्ट पेड मनसबदार, सिविल सर्वेंट्स। तो पूरा मेडिवल इंडिया बड़ा, मतलब खासकर मुगल पीरियड जो रहा, जबरदस्त पीरियड रहा, बड़ा समृद्धि, बड़ी प्रॉस्पेरिटी का पीरियड रहा। और यूरोपियंस भारत आए 1498 में, उनकी एंट्री शुरू हुई 1498 में, हिंदुस्तान पहुंचते हैं, सीधा लिंक हुआ यूरोपियंस। अब एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, मतलब समृद्धि जो है वो कमजोरी के साथ नहीं रहती।
और सारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास हैं, रोल्स रॉयस और बीटल्स और BMW और सारी गाड़ियां। लेकिन आपके घर के चारों तरफ स्लम एरिया है। यह हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी चुनौती रही शुरू से कि अब आप समृद्ध आदमी है, मार्बल का घर है 5 एकड़ में और बहुत सारी गाड़ियां आपके पास, तो जिस दिन आप कमजोर होंगे ये स्लम वाले लोग आपके घर में कूदेंगे। ये हिंदुस्तान के साथ हमेशा रहा है। आप देखिए आर्यंस, शाकास, कुशान्स, हुन्स, टर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स, ये सारे आक्रमण कब होते रहे? जैसे जैसे हिंदुस्तान कमजोर पड़ेगा, आप देखिए मौर्यन पीरियड, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन होगा आप देखेंगे तुरंत विदेशी आक्रांता भारत में आ रहा है। पहले इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, फिर शाकाज आ रहे हैं, फिर कुशान्स आ रहे हैं। फिर जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है तो आप देखेंगे हुन्स अंदर आ रहे हैं। फिर जब राजपूत पीरियड में तो खैर राजनीतिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, तो टर्क्स अंदर आ रहे हैं। आप देखेंगे महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये लोग अंदर आ रहे हैं। फिर टर्कों ने अपना साम्राज्य बनाया। फिर जब टर्क कोलैप्स किए तो आप देखेंगे कि मंगोल्स अंदर आ रहे हैं। 1398 तैमूर लेन एंटर्स इनटू इंडिया। तो ये आते रहे, ऐसा नहीं कि मुसलमान आक्रांता थे, शक और कुशान सब आते रहे। जब जब ये देश कमजोर पड़ा लोग आते। अब मुगलों ने एक बड़ा ताकतवर साम्राज्य की स्थापना की। 1526 बड़ा विवाद रहा बाबरी मस्जिद, जो कि ए फ्यूरोर जो पहले आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अगर उनकी बात हम सुने तो बाबरी मस्जिद बाबर ने कभी बनाई ही नहीं, वो इब्राहिम लोदी ने बनाई। वह हालांकि मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूँ, फिर आगे चलकर मैं उस पर कभी चर्चा करूंगा। तो बड़ी समृद्धि रही भारत में और यूरोपियंस आकर भारत की समृद्धि को देखते रहे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी जो शुरू होती है वो 1707 औरंगजेब के डेथ के साथ शुरू होती है। 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है और मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है। अच्छा, ये यूरोपियंस जब अंदर आए शुरुआत से ही, तो 1498 में अंदर आए पोर्चुगीज वास्को डी गामा, और 1510 में इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ ये पॉलिटिकल डोमिनेंसी हिंदुस्तान में चाहते थे। क्यों पॉलिटिकल डोमिनेंसी? क्यों? क्योंकि पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। भाई आप देखो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 5 करोड़ तो सांसद निधि वैसे ही मिल रही है, 25 करोड़ 5 साल में ही हो गए, ये तो उनके चाय पानी का खर्चा। बाकी जो डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं, स्मार्ट सिटीज वगैरह आते हैं, तो अगर आपकी दोस्ती एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है तो आप साल में गिरते पड़ते मरे हालत में 10-15 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पॉलिटी जो है ना वो इकोनॉमी की गार्जियन है। पॉलिटी अगर आपके हाथ में है तो आप समझिए कि इकोनॉमी आपके हाथ में है। सारे टेंडर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सब कुछ आपको मिल सकते हैं। तो ये शुरुआत से ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ ये यूरोपियन जो है ये भारत की राजनीति पर कब्जा करना चाहते थे। मतलब दबदबा, कब्जा ना, अगर हम ना भी कहें तो दबदबा रखना चाहते थे। उसका पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया, 1498 में पोर्चुगीज अंदर आते हैं और 1510 इनका एक गवर्नर है पोर्चुगीज का अल्बुकर्क, वो गोवा पे कब्जा कर लेता है। 1636 में इन्होंने कोशिश की, पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने फिर कोशिश की, इन्होंने हुगली पे कब्जा करने का कोशिश किया, बंगाल में। लेकिन शाहजहां उस वक्त दिल्ली में था, मुगल एम्पायर, पावरफुल एम्पायर। फिर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, अंग्रेजों ने की, हुगली पे कब्जा करने की कोशिश की। 1686-87 में किया इन्होंने, पर उस वक्त औरंगजेब था। औरंगजेब भी ताकतवर शहंशाह था, तो उसने भी इनको खदेड़ दिया, दौड़ा दिया, भगा दिया। तो ये शांत होकर बैठ गए, यूरोपियन शांत होकर बैठ गए कि साहब अभी टाइम है नहीं। लेकिन इनकी इंटेंशन शुरू से है पॉलिटिकल दबदबा बनाने की। वो मैंने रीजन आपको बता दिया कि जिसके हाथ में पॉलिटी उसके हाथ में इकोनॉमी। तो खैर साहब ये शांति से बैठे रहे। अब ये एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे थे यूरोपियंस, ये मौके की तलाश कर रहे थे कि कब इन्हें दोबारा मौका मिले और ये देश पर फिर से अपनी राजनीतिक दबदबा बनाने की कोशिश करें। और मौका मिला इन्हें। 1739 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। बड़े सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हिस्ट्री में ईयर बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। सर ईयर्स नहीं है, वो ईयर जो है वो कनेक्टिविटी के लिए है। एक इवेंट कहीं होती है, फिर उस इवेंट का परिणाम सारी जगह पे पड़ता है। अब बैटल ऑफ करनाल 1739 में हुआ, कहने के लिए तो बैटल है, लेकिन बड़े जबरदस्त परिणाम है इस बैटल के। हिंदुस्तान का शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला, उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है। हार तो रहा ही है,
दयनीय स्थिति हो रही है, बड़ी बेइज्जती की नातर शाह ने करनाल के मैदान में, और बड़ा पैसा लूट के लमसम 70 करोड़ रुपए उस समय वो ले गया। कहते हैं कि 3 साल उस आदमी ने ईरान पे टैक्स ही नहीं लगाया। अब इससे वो जो लोग आंख लगा के बैठे थे हिंदुस्तान पर, मौके की तलाश कर रहे थे, यूरोपियंस, उनको सूचना मिल गई कि हिंदुस्तान का शहंशाह खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान का गार्जियन मर चुका है। और मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। तो साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल रही 1739, और बड़ा जबरदस्त इसका प्रभाव रहा इतिहास में। और यूरोपियंस को सूचना मिल गई। अब जब सूचना मिल गई तो आप यहीं पर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक बड़ी जबरदस्त चीज देखेंगे, यहीं पे 1739 में करनाल हो रहा है, और 1740 से आप देखेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर। कर्नाटक नहीं, कर्नाटिक, तमिलनाडु का ऊपरी जो हिस्सा है कर्नाटिक, वो एक छोटा सा राज्य था, सदतुल्ला खान ने उसे बसाया था, और कर्नाटिक तो सदतुल्ला खान ने उसे स्टैब्लिश किया था। फिर दोस्त अली उसके बाद नवाब बना, दोस्त अली के बाद ये उसका नवाब रहा, दोस्त अली के बेटा जिसका झगड़ा चलता रहा चंदा साहिब से, तो अनवरुद्दीन, तो वो कर्नाटिक। अब 4 प्रबल दावेदार रहे हिंदुस्तान के, एक तो पोर्चुगीज जो पहले आए, फिर डच, फिर फ्रेंच, फिर इंग्लिश, ये 4 दावेदार थे। पोर्चुगीज ने तो वैवाहिक संबंध, मैरिज अरेंज कर लिया अंग्रेजों के साथ, कैथरीन बर्गेंजा शादी कर ली, मुंबई को दहेज में दे दिया कि साहब दहेज में ले लो, और वो गेम से बाहर हो गए कि भैया हम तो ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। डचों ने स्ट्रेटेजिकल अलायंस कर लिया कि यार स्पाइस आइलैंड हमें दे दो, इंडोनेशिया मलेशिया हमको दे दो, और भारत तुम रखो। डच भी गेम से बाहर हो गए। अब 2 कॉम्पिटिटर बाहर हो गए, अब 2 बचे, फ्रांस और इंग्लैंड। अब इन दोनों के बीच ये निर्धारित होना था, ये फाइनल होना था कि कौन असली दावेदार है हिंदुस्तान। तो ये फाइनल हुआ एंग्लो कर्नाटिक वॉर में। अब देखो कहानी कैसे, 1707 डिक्लाइन ऑफ मुगल, 1739 बैटल ऑफ करनाल, और करनाल से ये सूचना मिल रही है किसको, यूरोपियंस को जो इस देश में बैठे हैं, कि साहब गार्जियन खत्म है, अब तुम फिर से अपने खेल को शुरू कर सकते हो। तो अब वहीं से इन दोनों लोगों के अंदर ये हुआ कि साहब हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब ये डिसाइड करना था कि दोनों में से कौन। कर्नाटिक युद्ध जो शुरू होता है उसमें 3 बैटल्स हुई, बड़ी फेमस तीनों बैटल है। पहली बैटल है बैटल ऑफ सेंथोम, दूसरी है बैटल ऑफ अंबर, और तीसरी है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। अब भारत पर कब्जे की जो सपना देख रहा है, जो पहला आदमी जिसने सपना देखा और प्लान बनाया, उसका नाम है ड्यूप्ले। जबरदस्त पर्सनालिटी है ड्यूप्ले, पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर है ड्यूप्ले, और दिमाग से तो बहुत खतरनाक, मैं कहूंगा, शातिर कहना अच्छा नहीं लगेगा, दिमाग से बहुत खतरनाक आदमी। और ड्यूप्ले, अब पहला जो कर्नाटिक वॉर हुआ वो यूरोप में इनका झगड़ा चला, ऑस्ट्रिया, इसका इंग्लैंड और फ्रांस का, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को लेकर। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर वॉर हुआ। अब ऑस्ट्रिया बड़ी, अब तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन पहले उसका पूरा ये इटालियन स्टेट्स वगैरह पर पूरा उसका आधिपत्य था, और इटली इज द गुजरात ऑफ यूरोप। तो जो ऑस्ट्रिया से दोस्ती रखेगा उसको पूरा गेटवे मिल जाएगा इटली का, एशिया आने के लिए और भारत आने के लिए। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों चाहते थे कि मेरा आदमी ऑस्ट्रिया की गद्दी पे बैठे। तो वहां जब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ तो इनकी भी 2 बस्तियां थी, फैक्ट्रीज जिनको हम बोलते हैं मॉडर्न टाइम में, कर्नाटिक में। एक मद्रास थी, एक पौंडीचेरी थी। पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, मद्रास में इंग्लिश थे। तो जब इन्होंने वहां वॉर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई शुरू की यूरोप में, यहाँ पे मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में छिड़ गई। ड्यूप्ले ने घेरा डाल दिया मद्रास का। ड्यूप्ले ने जब मद्रास का घेरा डाला तो फिर अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन से जाके कहा कि सरकार हम तो आपके किराएदार हैं सरकार, और आप राजा हैं। अनवरुद्दीन ने कहा हम राजा हैं? हाँ। बोले सरकार आप राजा हैं यहाँ के, और ये फ्रांसीसी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो अनवरुद्दीन ने कहा अच्छा। तो अनवरुद्दीन ने फिर ड्यूप्ले से कहा कि हटो यहाँ से, घेरा हटाओ, मद्रास से हटो यहाँ से, मैं राजा हूँ यहाँ। तो ड्यूप्ले ने कहा कि सरकार मद्रास की इतनी ज्यादा आमदनी है और मैं अपने लिए थोड़ी कब्जा कर रहा हूँ, मैं मद्रास छीन कर आपको दे दूंगा और मद्रास की सारी कमाई आपकी। अनवरुद्दीन ने कहा ये भी सही है यार। अब ये बहुत बड़ा मैसेज है कि इस दुनिया में कोई आपके लिए नहीं लड़ता, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हिस्ट्री क्या है? स्टोरी विद मैसेजेस।
हर कहानी का एक संदेश है। इसलिए बचपन में हमें कहानियां बड़ी पढ़ाई जाती थी। हमने हमने इतिहास ही ऐसे लिखा है अपने हिंदुस्तानियों ने। हमारा दर्शन पूरा कहानियों पे बेस्ड है। हमारी जो फिलॉसफी है, जो पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि अरे यार तुम लोग यार हिंदुस्तानी जो है, हिंदू कहना उचित नहीं है, हिंदुस्तानी कहना ज्यादा उचित है कि तुम लोग यार इतनी मूर्ति पूजा करते हो, इतने देवताओं की पूजा करते हो। सर, हम हर शक्ति को हमने एक रूप बनाया। स्टोरी इसीलिए तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सभी फिलोसफर है, सभी नॉलेजेबल। रिक्शा वालों का आप पूछे कि भैया आत्मा, वो आधा घंटा तो इस आत्मा के इंट्रोडक्शन में ही लगा देगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो 21 एपिसोड मैं आपको सुना रहा हूँ, इसकी फीस मैं लूंगा, और फीस ये है, फीस तो लूंगा ही लूंगा, और फीस ये है कि आप यहाँ जो लोग काम करने आते हैं, झाड़ू लगाने आते हैं, पोछा लगाने आते हैं, और जो भी वर्कर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको आप अगर हमारी कहानियों से आप कुछ भी सीखें तो हमारी तरफ से उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे दें इस विषम परिस्थिति में। जो भी आपको अच्छा लगे वो फीस समझ के, अगर इस 21 दिन में आप हमारे इस अभियान से कुछ सीखते हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है, वैसे नहीं, वैसे तो आप गाली भी दे सकते हैं, वो कोई आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो करें, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है, आप मुझसे कुछ सीखते हैं, मैंने भी किसी से सीखा ही। हाँ, मेरे बड़े सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि अवध यार अपनी भी कहानी सुनाना, मैं वो भी सुनाऊंगा, वो मैं लास्ट दिन सुनाऊंगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। मैं तो कभी पढ़ने वाला रहा नहीं, लेकिन कैसे मैं इस रास्ते पर आया और कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई उसको भी मैं जरूर आपके सामने रखूंगा, पूरी कहानी रखूंगा, थोड़ी काट छाट के साथ रखूंगा, थोड़ा अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ड्यूप्ले पर मैं बात कर रहा था। अब ड्यूप्ले, अब अनुरुद्दीन ने कहा ठीक है यार, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरे लिए कब्जा करना चाहते हो तो ठीक है, कब्जा करके मुझे दे दो। ड्यूप्ले ने मद्रास पे कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, उसने देने से मना कर दिया तो अनुरुद्दीन से फ्रांसीसियों का झगड़ा हो गया। यही हुआ पहला बैटल, सेंट थॉम का बैटल। और फ्रांसीसी टुकड़ी, कंटिंजेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रांसीसी टुकड़ी ने देसी सेना को हरा दिया। हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान था नहीं उस वक्त, हरा दिया। अब 1500 लोग मिलकर 5-6 हजार आदमी को पीट दें तो उत्साह तो बढ़ेगा ही। तो यहीं से ड्यूप्लो को एक बात पता चली कि हमें यार साहब, हिम्मत की बात नहीं होती, बहादुरी और इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मेरे साथ बहुत सामने लोग आते हैं कि सर हम बहुत पढ़ते हैं, सर कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से, बहुत ही पढ़ जाऊंगा पंडित भयानक हो, पढ़ने से कुछ होता ही नहीं सर। आज देखो जितने लोग घर में बंद हैं, बहुत पैसा बहुत लोगों के पास, क्या करोगे? अगर ध्यान किया होता, योगा किया होता, मेडिटेशन किया होता, तुम्हारा मन ताकतवर होता, तुम घर में बैठ के ध्यान कर रहे होते। तुम वो चीज कमाओ जो तुम्हारी बुरी परिस्थिति में काम आए। पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया को कोई रिचेस्ट मैन था, उसको जब कैंसर हुआ तो उसने अपना सारा पैसा लुटा दिया। कोई मुसलमान था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसने अपना सारा पैसा बांट दिया। कहा ये पैसा मेरी जान ही नहीं बचा सकता, मैं इस पैसे को लेकर करूंगा क्या? आप वो कमाएं, वो, ये कैपिटलिज्म ने हमें क्या सिखाया कि पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ। हमारे बॉस हैं, बहुत पैसा उनके पास, क्या फर्क पड़ता? अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, खैर, लेकिन फिर भी, और नाराज होकर कुछ बिगाड़ भी नहीं लेंगे। लेकिन मैं कह रहा था ड्यूप्ले के बारे में, आपको बता रहा था, झगड़ा हुआ, ड्यूप्ले को बड़ा उत्साह मिला। सेंट थॉम बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है सेंट थॉम। इसमें ड्यूप्ले को, इसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस है कि ड्यूप्ले को बहुत एंथुसियाज्म है, और जिंदगी की सारी लड़ाई एंथुसियाज्म से लड़ी आती है। कोरोना वायरस फैला, मुझे 4-5 लोगों को लगता है भैया हमको जुकाम हो गया होगा। तुलसी, हल्दी, 4 दिन कफ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, बस गर्म पानी पियो। आज तुम मेडिसिन उनसे ले रहे हो, वो हमसे मेडिसिन लेके जाते थे 2000 साल, उनसे हमने उन्हें औषधि बेची, उन्हें उस पैसे को बचाना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लगाना था। ये है सेंट थॉम का इंपॉर्टेंस। आप ड्यूप्ले का दिमाग जो है उसने काम करना शुरू किया, और दुनिया में 2 दिमाग है, एक जिंदा एक मुर्दा। जिंदा मतलब पॉजिटिव दिमाग। आप उससे कहेंगे साहब मैं बहुत परेशान हूं, वो कहेगा ठीक है परेशान हो, 4 मंजिल से कूद जा करो डेली 10 साल, या तो पैर टूटेगा या हिम्मत बढ़ेगी। जो पॉजिटिव माइंड है, जो आपको हंसाना जानते हैं, जो आपको मोटिवेट करना जानते हैं। सर कहने, हम कभी कभी हम लोगों से मिलने जाते हैं तो बड़ी बुरी परिस्थितियों में लोग रहते हैं, और मैंने तो इतनी चुनौतियां, बुरी तो मैंने परिस्थितियां कभी नहीं देखी, चुनौतियां बहुत देखी सर, फाइट बहुत देखा। बाबर जैसी जिंदगी रही,
और लड़ाइयाँ बहुत लड़ी, लेकिन और जारी है सर, और चलती रहेंगी। लेकिन उस सारी लड़ाई में एक ही चीज काम आती है, आपका मन। तो एंथुसियाज्म, उत्साह बढ़ाइए, उत्साह। हमारे यहाँ माए तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए डराती हैं, दूध नहीं पियोगे बिल्ली काट लेगी, बाबा उठा ले जाएगा। अब वो जो जिसको आप डरा रहे हो बाबा उठा ले जाएगा, उससे आप आशा करते हो कि हिंदुस्तान का सम्राट बनेगा। खैर, ड्यूप्ले को बड़ा एंथुसियाज्म मिला और फिर उसने कैलकुलेशन सेट की। उसने 2 स्टेट चुना, हैदराबाद और कर्नाटक। और हिंदुस्तानी लोगों में कुछ बड़ी अच्छी अच्छी आदतें हैं, कुछ खराब नहीं है। तो यहाँ लड़कों को राजा बेटा कहा जाता है। तो यहाँ हर लड़के को लगता है कि मैं राजा ही हूं। तमन्ना अच्छी चीज है, और ताकत चाहिए, वो भी आंतरिक, और बहुत ताकत चाहिए। तो यहाँ सब राजा बनना चाहते हैं, हर आदमी को राजा बनना है, लेकिन ताकत नहीं इकट्ठा करनी। तो उसने हैदराबाद पकड़ा और कर्नाटक पकड़ा। अब हैदराबाद राज्य बनाया था उसने निजामुल मुल्क ने 1724 में। 1748 में मर गया। वहां वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में मैंने आपको बताया अनवरुद्दीन और वो चंद्र साहिब दोनों के बीच चल रहा था। उसने क्या किया, मुजफ्फर जंग से कहा, मुजफ्फर जंग को एक तरफ पकड़ा हैदराबाद से, और चंद्र साहिब को पकड़ा ड्यूप्ले ने, और बोला हम राजा बनाएंगे तुम लोग को। अब उसने कैलकुलेट करना शुरू किया, और फिर इन तीनों ताकतों ने मिलकर, ड्यूप्ले, मुजफ्फर जंग, चंद्र साहिब, इन तीनों ने मिलकर बैटल ऑफ अंबर में अनवरुद्दीन को मार दिया। और फिर इसने चंद्र साहिब को बिठाया कर्नाटक में, इसका अपना आदमी, और नासिर जंग उधर 1751 में मारा गया। इसने मुजफ्फर जंग को बिठाया हैदराबाद में, और आप ड्यूप्ले के दोनों आदमी 2 स्टेट में, चंद्र साहिब कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग यहाँ पे हैदराबाद में। और साहब ये जो बैटल ऑफ अंबर है ना, इसने तो तबाही मचा दी। इसने उस फॉर्मूले को जन्म दिया जो पहला फॉर्मूला बना इस देश पे कब्जा करने के लिए। हमारे बड़े सारे भाई सोचते हैं, हमारे बड़ी सारी बहनें सोचती हैं कि ये अंग्रेजों ने, आप सोच के देखो सर, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाओ तो आवाज धीरी हो जाती कि भाई साहब चांदनी चौक कहाँ है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओ तो बड़े हम गांधीवादी हो जाते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हिंदुस्तानियों को दुबई में देखो कितने प्यार से रहते हैं, और वो लोग इतनी दूर से आकर उस देश पे कब्जा कर रहे हैं। आर्मी तो ला नहीं सकते थे पूरी। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इस देश पर कब्जा करने का पैदा हुआ बैटल ऑफ अंबर में। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। इस फार्मूले को इवॉल्व किया ड्यूप्ले ने। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारत हिंदुस्तानियों के आंतरिक मामले में इंटरफियर करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक फायदे लो। चंदा साहिब ने ड्यूप्ले को क्या दिया? 80 गांव दिए पौंडीचेरी में। मुजफ्फर जान ने तो अरे पूरा दिल, जिंदगी दे दी उठा के, ऑनररी गवर्नर बना दिया उसको, रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी तक का। और साहब जो है 20 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए कैश दिए इसको, और इसकी सेना को तमाम पैसा दिया ना। ड्यूप्ले तो एकदम चौंका, मतलब भौचक्का रह गया कि ये क्या हो गया यार, ये हमें पैसा दे रहे हैं। और साहब ये पहला फॉर्मूला था हिंदुस्तान पे। 3 फार्मूले से हिंदुस्तान पर विदेशियों ने कब्जा किया। पहला फार्मूला था किंग मेकर। ये फार्मूला पैदा किया ड्यूप्ले ने, इसको अप्लाई किया क्लाइव ने। 1756 में आप देखोगे क्लाइव बंगाल पहुंचेगा, पूछेगा कौन राजा बनेगा, मीर जाफर ने कहा सर हम राजा बनेंगे। हाँ बोले बैठा उसको। बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर उसके बाद तो इन लोगों ने घूम घूम के राजा बनाया। रघुनाथ राव आया यहाँ महाराष्ट्र से कि साहब हमने सुना आप राजा बनाते। बोले हाँ हमारा नया बिजनेस है। बोले हमको साहब पेशवा बना दो। हाँ बोले बना देंगे। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर उसकी वजह से हुआ। फिर रानी जिंदान आई कि वो मेरा बेटा दिलीप सिंह रो रहा साहब राजा बनना चाहता। फिर एंग्लो सिख वॉर हुआ। ये पहला फॉर्मूला था इस देश पे कब्जा करने का, फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। इवॉल्व किसने किया? ड्यूप्ले ने। लगाया किसने? क्लाइव ने। और सक्सेसफुली पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब साहब ड्यूप्ले कब्जा हैदराबाद और कर्नाटक पर, फ्रांसीसी अचीवमेंट के पीक पे, अंग्रेज निराश। पर सर लड़ाई में इस दुनिया में कोई हारता नहीं है, गेम है। ये तो मिडिल क्लास के लोग हारते हैं, कॉमन आदमी, गरीब आदमी। इसको बताया जाता है कि तुम हार जाओगे, बड़ी बेइज्जती होगी। कोई बेइज्जती हो जितनी नहीं होती है सर। ना खेलना बेइज्जती है सर। मिडिल क्लास को तो खड़े होकर, हम मेरे फादर पोस्ट मास्टर थे सर। मैं एक आम घर से आता हूँ,
गोंडा जैसे शहर में पला बड़ा, हम एक पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के मकान में रहते थे। लेकिन सर मेरे फादर मुझे शुरू से कहानियां सुनाते थे, और बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते थे, नेपोलियन और बाबर और अकबर और ये और वो और जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लगता था नहीं नहीं ठीक है खेलना ही चाहिए। तो हम मिडिल क्लास के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, उसको तो जब उसे खोने को नहीं है तो उसे किस बात पे डराया जाता है? बेइज्जती पे। तुम आईएएस की तैयारी करोगे और नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, हंसने दो, क्या बिगाड़ लेंगे हंस के। मैंने पढ़ाना शुरू किया, आईएएस की तैयारी शुरू की, मेरे एक सीनियर थे बड़े हंसे थे मेरे ऊपर, बोले अब तुम आईएएस हो जाओगे तो ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मैंने कहा सर बड़ी अच्छी बात है, एक समस्या खत्म हो जाएगी इस मुल्क में। मेरे एक मेरे सीनियर थे, बोले यार तुम जो है तुम आईएएस बनोगे? हमने कहा नहीं बन पाए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बोले यार बोलते बहुत ज्यादा हो। मैंने कहा सर सुन भी लिया करो कभी कभी। तो बड़ा हंसे लोग, ऐसा नहीं है, आप पर भी हंसेंगे, सब पर हंसते हैं सर। और अगर आपकी बातों पे लोग नहीं हंसते तो आपकी बातों में दम नहीं है सर। हंसना ही चाहिए सर, मिडिल क्लास को डरना नहीं चाहिए, डरना। और ये एरिस्टोक्रेसी की चाल है सर, ये आपको डराना चाहते हैं बेसिकली, जैसे कोरोना से डरा दिया आपको। ठीक है सर, खतरा है, मैं भी मानता हूँ, प्रिकॉशन लेना है, सब कुछ है, लेकिन डरने से क्या होने जा रहा है सर। खैर, बाय द वे वो फॉर्मूला पैदा हुआ बैटल ऑफ अंबर में। अब ये फ्रांसीसी मस्त, अंग्रेज त्रस्त, इनका क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव। मीटिंग चल रही थी इनकी अंग्रेजों की, तो क्या किया जाए यार, हम लोग तो फंस गए बहुत बुरा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि साहब ऐसा करो, हमको एक चांस दो सर, ओपनिंग कराओ हमसे। अब ये एक बहुत अच्छा पहलू है अंग्रेजों का कि टैलेंट को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान में तो भाड़ में गया टैलेंट, आप मंत्री जी के बेटे हैं तो आगे आइए, आप आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं तो आगे आइए, आपका टैलेंट इसी चक्कर में देश का खत्म हो गया ना। वर्ण सिस्टम कितनी प्यारी व्यवस्था थी, पर कब प्यारी व्यवस्था थी? जब वो कर्म पे आधारित हो। बुद्ध हमारे लिए ब्राह्मण है, अंबेडकर हमारे लिए ब्राह्मण है, हमको अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए, हमें अंबेडकर से सीखना चाहिए। हम या तो उस व्यक्ति को गाली देते या हम उस व्यक्ति को भगवान मानते। वो सीखने वाला आदमी है सर, इतनी नीचाई, नीचे से वो इतनी ऊंचाई, आसमान पर पहुंच गया वो, तो कुछ तो सर दम रहा होगा उस आदमी के अंदर, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं। तो साहब अंग्रेजों ने क्लाइव से कहा जाओ, मौका दिया। अब चेस का जो गेम है और मोनार्की का नियम सेम है। चेस के गेम में जब तक राजा बोर्ड पर है ना तब तक गेम चालू है, राजा गया गेम खत्म। इन लोगों ने अनवरुद्दीन को तो मार दिया, कर्नाटक का वो राजा था। उसके बेटे को अंग्रेजों ने, अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, उसको राजा डिक्लेयर कर दिया, और वो जो है तिरुचिरापल्ली के किले में छिप के बैठा हुआ था। ड्यूप्ले, मुजफ्फर जंग, चंद्र साहिब, ड्यूप्ले, सलाबत जंग, चंद्र साहिब, इन तीनों लोगों ने उसे घेर रखा था। तिरुचिरापल्ली में तीन शक्तियों ने घेर रखा था, फ्रांसीसी, कर्नाटक और ये हैदराबाद, इन तीनों ने मोहम्मद अली को घेर रखा था। अब मेरा घर है लखनऊ में, मैं कानपुर में किसी को मारने जाता हूं, और जैसे मैं कानपुर पहुंचता हूं मुझे पता चलता है कि साहब लखनऊ में मेरे घर पर हमला हो गया, तो मैं अपने घर भागूंगा वापस। अब चंद्र साहिब कहां का राजा है? कर्नाटक का है, कहां पे बैठा है? तिरुचिरापल्ली में। तो साहब हुआ क्या, कर्नाटक ने, क्लाइव ने कर्नाटक पे हमला बोल दिया, उस पे आरकोट पे हमला बोल दिया। आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी। जैसे ही चंद्र साहिब को पता चला कि मेरी कैपिटल पे हमला हुआ, चंद्र साहिब वहां से निकला बचाने के लिए। रास्ते में भाई ने सेटिंग कर रखी थी क्लाइव ने, राजा ऑफ तंजौर ने चंद्र साहिब की हत्या कर दी। बहुत पहला सबसे जबरदस्त काम किया उस आदमी ने, 3 गैंग में से एक को बाहर खींच लिया, चंद्र साहिब आउट, अब 2 बचे। और 2 में सबसे खतरनाक कौन? ड्यूप्ले। सारी कैलकुलेशन वही कर रहा। और ड्यूप्ले की जो सरकार, अच्छा, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में फर्क है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकार द्वारा संचालित, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, रिलायंस की तरह। अब साहब, और फ्रांस की गवर्नमेंट उस समय जैसे हमारी गवर्नमेंटें रही हैं ऐसे रही, बहुत अच्छी नहीं रही। तो अंग्रेजों ने ब्राइव किया फ्रेंच गवर्नमेंट को, यार ये पैसे ऐसे रखो और ऐसे कंपनी दी, पैसा था, ब्राइव किया उन लोगों ने, पैसा दिया फ्रेंच गवर्नमेंट अधिकारी को। अधिकारियों ने कहा करना क्या सर? बोले करना कुछ नहीं है, ड्यूप्ले को ट्रांसफर कर दो, बहुत दिन से वहां पड़ा हूं, बड़ी मोटी कमाई चल रही है इसकी, बॉर्डर एरिया में है,
हाँ बोले हटा देंगे सर, इसमें क्या पता। उनको क्या पता अधिकारियों को कि ये कितना बड़ा खेल खेल रहा है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले को उन लोगों ने हटा दिया, जो मेन प्लानर था उसी को हटा दिया। अब मान लीजिए हम और आप चेस खेल रहे हैं और जब गेम आधे में पहुंच गया तो मुझे हटा दिया गया, अब एक नया आदमी आ गया। अब वो नया आदमी मैंने कौन सी चालें चली वो नहीं समझ पाएगा। यहीं पे फ्रांसीसी को सबसे बड़ा झटका लगा, ड्यूप्ले चला गया। अंग्रेज इतने खुश हुए क्लाइव से, प्रमोट कर दिया साहब, क्लर्क से बना दिया गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम 1756। और जब वो बंदा 1756 में गवर्नर बनकर पहुंचा, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल नहीं सर, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, और जब वो बंदा पहुंचा फोर्ट विलियम, उसके बाद तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलट कर नहीं देखा सर। उसके बाद जो उसने नींव रखी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर के इंडिया में, बंगाल पे कब्जा कर लिया, बैटल ऑफ प्लासी 1757। और बंगाल वो कामधेनु, द लैंड ऑफ वेल्थ, सारा पैसा उठा के छोड़ दिया दक्षिण के वॉर में। फिर तो फ्रांसीसी उनके सामने खड़े नहीं हो सकते सर, फिर तो एक मैटर ऑफ टाइम था वो। फिर तो तीसरा बैटल हुआ, वो भी यूरोप के चक्कर में हुआ सर। 7 ईयर्स वॉर शुरू हुआ था वहाँ यूरोप में, वो 7 ईयर्स वॉर को लेकर फिर यहाँ भी वॉर हो गया इन दोनों के बीच। और वो वो बैटल ऑफ वांडीवॉश, उसमें तो फ्रांसीसी आउट। अंग्रेजों ने कहा देखो बेटा चुपचाप ट्रेड में कॉमर्स करो यहाँ बैठ के। 3 बैटल हुए सर, मैं आपको 4 बता चुका हूँ। एक मैंने करनाल बताया जिसने यूरोपीय कंपनियों को बताया कि इस देश का मुखिया मर चुका है। दूसरा मैंने आपको बताया वो सेंट होम जिसने उत्साह दिया ड्यूप्ले को। तीसरा मैंने आपको बताया अंबर जिसने भारत को जीतने का पहला फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। और चौथा मैंने आपको बताया वांडीवॉश, फ्रांसीसी चैलेंज फिनिश। अब ये क्लियर हो चुका है कि भारत का असली दावेदार कौन, लेकिन दावेदारी है सर, अभी तो खेल शुरू होगा। और कर्नाटक से सीधे जंप लगाई अंग्रेजों ने बंगाल। बंगाल पहुंचे साहब, बंगाल में ये पहले से बैठे हुए थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री वहां खोली थी 1651 में, हुगली। और आज का बंगाल नहीं सर, बंगाल तो बड़ा रिच प्रोविंस रहा साहब। वही फिर फर्टाइल प्लेन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और बंगाल हैज अ बॉर्डर विद गोल्डन लैंड, इंडो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, ये वगैरह वगैरह सारी कंट्रीज। और सोना बहता था बंगाल में साहब। इसलिए आप देखना कि हिंदुस्तान की गद्दी पर जब भी जो कोई राजा बैठा तो वो उसका पहला टारगेट होता था बंगाल और गुजरात, फिर वो दक्षिण और साउथ इंडिया की तरफ जाता। तो अंग्रेज तो वहां 1651 से थे, हुगली के में अपनी फैक्ट्री उन्होंने बनाई। फिर बड़ी इन्हें वहां सहूलियतें मिली, इन्होंने अपना वही दिमाग लगाया। 1651 में इन्हें व्यापार करने का अधिकार मिला। इन्हें सबसे बड़ा इनाम जो मिला 1717 में वो था दस्तक, फर्रुखसियार ने दिया, पास। जैसे आज हमारे अधिकारियों को सरकार गाड़ियां देती है तो उसमें अधिकारी की फैमिली और उनके रिश्तेदार घूमते हैं, जबकि गाड़ी तो सरकारी काम के लिए। तो पास मिला था कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए, ये उसको मिसयूज पर्सनल ट्रेड के लिए करने लगे। बस वहीं से साफ झगड़ा शुरू हो गया बंगाल नवाब और कंपनी के बीच में। तो शुरुआती जो बंगाल नवाब थे मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान, इन लोगों ने काफी हद तक मामले को संभाला। और शिराज आ गया 1756 में, यंग आदमी। लेकिन यंग आदमी के अंदर एनर्जी बहुत होती है अगर उसको एडवाइजरी बॉडी अच्छी मिल जाए। अकबर की तरह, अकबर की ताकत क्या है सर? उसकी एडवाइजरी बॉडी। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो अच्छे लोगों को अपने साथ रखता है और अच्छे लोगों को सुनता है सर। अब एक तरफ क्लाइव इतना मजा हुआ खिलाड़ी, मतलब सोच है, विजन है, कैलकुलेशन है। और दूसरी तरफ शिराज गुस्सा है, विभीषण। कल मैं आपसे कह रहा था कि लड़ाइयां 3 स्तर पे लड़ी जाती है। एक, आप अपने दुश्मन के घर में विभीषण निकालो, आधी लड़ाई तो आप वहीं पे जीत गए। दूसरी, इंटरनल क्राइसिस पैदा करवा दो, 70% आप वहां जीत गए। और तीसरी काम आपकी सेना कर देगी। सेना तो तीसरे फ्रंट से आती है सर, सिर्फ सेना लड़ाई नहीं लड़ती सर। जैसे कल मैंने आपसे, जब मैं फ्रेंड फेसबुक पे लाइव हो तो मैंने कल आपसे कहा कि साहब जो है हिंदुस्तान वॉर से गुजर, हिंदुस्तान नहीं सर पूरी दुनिया वॉर से गुजर रही है। वॉर चल रहा है, बायोलॉजिकल टेररिज्म। मैंने पहले दिन ही वर्ड यूज किया था, अब तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर उसको किया कि नहीं नहीं हाँ हम भी ऐसा सोच रहे हैं। यूएस में एक केस फाइल हो चुका है चाइना के ऊपर वुहान वायरस को लेकर, और आज अमेरिका ने अपनी मिसाइल्स फायर की हैं और इंडिया हाई अलर्ट पे उसने अपनी नेवी को कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सर
चीजें उभर कर सामने आ रही हैं बायोलॉजिकल वेपन को लेकर, क्योंकि अगर हम, आप सोच के देखो कि अगर इन केस प्रधानमंत्री ने बड़ी मजबूरी में कदम उठाया सर ये, कि इन केस अगर 5 करोड़ लोग भी देश में इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना सर, तो सारी एनर्जी पीपल को बचाने में लग जाएगी। कौन पहुंचाएगा सर रास्ता रास्ते सामान? वो ड्राइवर, वो सब्जी वाला, सिविलियन ही तो सामान पहुंचाएंगे ना सर, और वो इन्फेक्टेड है, आर्मी तक रसद पहुंच ही नहीं पाएगी, फिर क्या होगा सर? चाइना हमारे एक स्टेट पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, हमारा ही स्टेट है सर पाकिस्तान। वो आपको लगा होगा इसी स्टेट पे कब्जा कर लिया, नहीं नहीं सर, पाकिस्तान वो हमारा ही स्टेट है सर, उस पर वो कब्जा कर ही चुका है पूरी तरह से, उसका कब्जा। कराची में उसके अपने एरिया में सर मोनोपोली, वहां सोवर्निटी खत्म है पाकिस्तान की, और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सीखा नहीं कुछ सर। ठीक है, बंटवारे हो जाते हैं कभी कभी, अब अच्छा हुआ गलत हुआ ये तो मैं उसी मॉडर्न इंडिया के समय डिस्कस करूंगा, पर बंटवारा हो जाए तो भी एक दूसरे के विकास के बारे में ही सोचना चाहिए। अभी तारिक जमील साहब ने एक वीडियो इशू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, कि अच्छी बातें करिए सर, रैशनलिज्म की, रैशनलिज्म को लगाइए सर। धर्म और अल्लाह और भगवान, इनसे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है सर। एक बार जीसस क्राइस्ट से शैतान ने कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ, तो कहा तुम इस पहाड़ी से कूद जाओ तो भगवान तुम्हें नीचे आके बचा लेगा। उसने कहा इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं क्यों करूं कि अपने पिताजी की ट्रायल लूं, इतनी बड़ी गलती मैं क्यों करूं, जब मुझे पता है कि पहाड़ी से कूदने पे मौत होती है, और वो मेरा पिता है, सारी अच्छी बात है, वो भी मैं जानता हूं, मैं अपने पिता की परीक्षा लूं। हाँ, मैं गिर जाऊं किसी बहाने वश तो वो मुझे बचा ले। शिराज विभीषण तो बहुत शिराज। अब ये एक तरफ फोर्ट विलियम अंग्रेजों की बस्ती, दूसरी तरफ चंदननगर फ्रांसीसियों की बस्ती, और दक्षिण की जो, साउथ की जो विक्ट्री थी उससे ये बंगाली विलियम, फोर्ट विलियम के अंग्रेज बड़े उत्साहित हो रहे थे कि यार हम लोग भी आईएएस का एक अटेम्प्ट दें। इन लोगों ने साहब फोर्ट विलियम की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। अब मैं आपके मकान में किराए पे रहता हूँ, और मैं ऊपर जो है आपके छत पर एक एक्स्ट्रा रूम बनाने लगूं बिना आपसे पूछे, तो आप तो मुझे मारेंगे कि ये क्यों बना रहा हो तुम। शिराज ने पूछा कि फोर्टिफिकेशन किससे पूछा तुमने? बोले किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, दैट वाज अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ नवाब। तो इन लोगों ने फिर शिराज ने हमला किया, फोर्ट विलियम पर हमला किया। फोर्ट विलियम पर हमला करके उसने फोर्ट विलियम पे कब्जा किया, अंग्रेज भाग गए। लेकिन मैंने कहा ना, यंगस्टर था, अनुभव अच्छा नहीं था, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करके पहली गलती ये कर दी, उसको सिविलियन ऑफिसर के हाथ में दे दिया। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, मिलिट्री ऑफिसर को दो यार। खैर, अब जब ये कांड हुआ फोर्ट विलियम में, तो साउथ वालों ने तुरंत क्लाइव को भेजा कि यार तुम तो बड़ा अच्छा खेलते हो, जरा एक मैच बंगाल में भी खेल लो। 1756 में वो बंगाल आ गया, और वो तो मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी, आते ही तो उसने विभीषणों को बाहर निकाला गया। भाई कौन कौन आए, किसको किसको क्या क्या चाहिए? मीर जाफर आ गए साहब, राजा बना दिए साहब, वो आ गए, वो मीचंद आ गए, जगत सेठ आ गए। और हिंदुस्तान में तो भिखमंगों की फौज है, एक बड़ी भिखमंगी लॉबी है। हिंदुस्तान सर महान लोगों का मुल्क है सर, लेकिन है एक लॉबी सर, वो मतलब डिपेंड करती है। वो आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर देखिए, उसमें एक पेज आता है कि बाबा हाजी मसान 24 घंटे में सौतन, नौकरी, प्यार। तो वो एक लॉबी है सर इस देश में जो इन सब चीजों पे भरोसा करती है, बाकी तो चीजें कमाई ही जाती हैं सर। खैर, क्लाइव पहुंचा, विभीषण उसे मिल गए। जब उसे विभीषण मिल गया, उसका 50% काम हो गया। फिर उसने शिराज को बदनाम करने की कोशिश की। अपने दुश्मन पर हमला करने से पहले अगर उसका आप सोशल सपोर्ट खींच लें, अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन के साथ किया, WMD, किसके पास WMD? तो दुनिया का WMD इसके पास है, WMD रखा हुआ है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा है, ये आदमी तो सबको खत्म कर देगा। तो फिर दुनिया ने अमेरिका से कहा तो फिर संभालो इसको। अमेरिका ने हमला किया साहब, आज तक खोज रहे WMD। एक जो है बाबा की डिग्रियां मिली थी इराक में, बगदाद में, बाकी कुछ मिला नहीं WMD। खैर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सद्दाम को बदनाम करके जो काम अमेरिका ने सद्दाम के साथ किया, वही काम और साहब सिराज
उसको बदनाम किया वो ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम पे कि साहब ये तो जो है राक्षस आदमी साहब, इसने एक छोटे से कमरे में जो है 100-150 लोगों को बंद कर दिया साहब, वो घुटन से मर गए साहब, ये तो बहुत बदतमीज आदमी। अब एक तरफ विभीषण पैदा कर लिए, दूसरी तरफ सिराज को बदनाम कर दिया। अब क्लाइव को भड़काना था इसको। अब हम और अमिताभ बच्चन आपके मकान में किराए पे रहते हो, मैंने अमिताभ बच्चन से कहा कि भाई कमरा खाली कर दे तू, तो अमिताभ बच्चन आपके पास भागते हुए हैं, ये साहब ये भी किराएदार सर, ये हमें कैसे कह सकता मकान खाली करने के लिए, आप नाराज होंगे। तो क्लाइव ने क्या किया कि फ्रांसीसियो से कहा चंदर हटो यहाँ से तुम लोग। फ्रांसीसियो ने कहा भैया तुम कौन हो तो हटाने वाला। सिराज को ये बात बुरी लगी, फिर उसकी सॉवरेनिटी पे हमला हो गया और उसने यहीं पर बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 साहब। बैटल ऑफ प्लासी हुई, सिराज को हारना ही था साहब। बैटल तो उसे हम कहते नहीं हिस्ट्री में, हम उसे बिट्रायल कहते हैं, क्योंकि सिराज की तरफ से तो कोई लड़ने वाला था नहीं। 2-3 लोग उसके अपने कमांडर लॉयल थे, मीर मदन, मीर मोहन वगैरह, और मीर जाफर ने आधा काम पूरा कर दिया। वो बीच में जाकर उसको समझाने लगा सिराज को कि बेटा तुम निकल दो, तुम्हारी जान बहुत खतरे में। और उस बच्चे को यह नहीं पता था कि चेस बोर्ड से अगर राजे को हटा लोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। वो बैटलफील्ड से निकल गया। वो बैटलफील्ड से जैसे निकला, उसकी सेना ने सोचा कि यार राजा तो भाग गया, सेना ने सरेंडर कर दिया। सेना ने सरेंडर कर दिया साहब, और बस प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए। और प्लासी का युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, बंगाल पर कब्जा हो गया, बस उसके बाद तो पलट कर देखना ही नहीं था सर। हमको सर ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाई जाती अच्छे से सर, हमें ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। और इस देश में आज अगर नेशनलिज्म कमजोर है या किसी भी चीज लोगों में समझदारी कमजोर है, साइंस सर चीजों को कैलकुलेट करना सिखाता है, ह्यूमैनिटीज कनेक्ट करना सिखाती है सर, सोचना सिखाती है। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है सर। अब इस देश में जो यूनिवर्सिटियां चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है और फेसबुक यूनिवर्सिटी चलती है। मैं तो फेसबुक पे कमेंट्स डालता था पहले, बड़े शुरुआत में जब फेसबुक पर मैं आया तो मैंने बड़े, मुझे लगता था मैं थोड़ा सा यार रैशनल टाइप का आदमी, तो थोड़ा अच्छा लिखूंगा तो मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर मैं कुछ लिखता था कि यार मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना लो, तो तुरंत हिंदू कूद जाता था और बदतमीज नालायक, बहुत मार मारेंगे तुमको, अपने घर को बनवाते हॉस्पिटल। मुझे लगता था कि यार ये तो गलत बोल गया। फिर मैं मुसलमानों से कहता था कि यार देखो तुम लोग में तुम्हारी कम्युनिटी में गरीबी ज्यादा है, तुम ऐसा करो मस्जिद की डिमांड छोड़ दो। वो तो कहता है इंशाल्लाह नारे तकबीर, हम तो जब साहब लेके रहेंगे, और तुम तो आरएसएस के आदमी हो। तो धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि नहीं नहीं भैया, इनसे मत बोलो कुछ, ये तो साहब खा जाएंगे आपको। तो हिंदुओं के पक्ष में बोलो तो हिंदू आपसे खुश, मुसलमानों के पक्ष में बोलो तो मुसलमान आपसे खुश। क्लास में तो साहब बड़ी दिक्कत होती है इन सब मामलों को लेकर, हिस्ट्री पढ़ाना होता है और कभी कभी लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। और मेरी क्लास में तो पूरी क्लास, हालांकि पूरे साल तक लोग यही पता करते रहते हैं कि मुस्लिम लीग का है कि तंजीम का है कि आरएसएस का है, उसी में क्लास खत्म हो जाती है। पढ़ाता तो मैं कुछ हूँ नहीं साहब, कहानी वहानी सुनाता रहता हूँ लोगों को। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उन मित्रों का, स्टूडेंट तो मेरे हैं नहीं दुनिया में, मैं सबको मित्र ही मानता हूँ अपना, कि वो मेरी कहानियां बड़े प्यार से सुनते हैं और बैठे रहते हैं। बंगाल पे कब्जा हो गया साहब, 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो गई। अब देखो साहब कितने आराम से जीता साहब मुल्क को। आज देखो वही परिस्थिति आज है, वही परिस्थिति। हम साहब नहीं जाएंगे यहाँ से, हम तो साहब प्रोटेस्ट करेंगे। सब करिए ना प्रोटेस्ट सर, हालात काबू में आ जाए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप बिल्कुल आइए, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का सर। डेमोक्रेसी मीन्स प्रोटेस्ट। साहब मोदी जी ने मुसलमानों के साथ, मोदी जी दुश्मन है। अच्छा, पहले मोदी जी तो 2014 में, उससे पहले सारे मुसलमान मर्सिडीज पे चलते थे। ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिए सर कि मोदी तो मुसलमानों का दुश्मन है और ये है और फलाना है धमाका। डेवलपमेंट ग्राफ उठाकर चेक कर लीजिए सर, फैक्ट्स। हाँ, आपको प्रोटेस्ट करना है आप एकदम करिए, उस पर तो मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं। आप एनआरसी और सीए पे प्रोटेस्ट करते हैं, आप एकदम करिए, लॉजिकल बातें रखिए। लेकिन मैं सिर्फ परसों से एक बात ये कह रहा हूं कि आप इस विषम परिस्थिति में सिर्फ सरकार का समर्थन करिए। कितना आराम से बैटल ऑफ प्लासी जीता सर अंग्रेजों ने, उतनी दूर से आए थे। चाइना तो हमारे बगल में बैठा है सर, इनको तो टाइम ही नहीं लगेगा।
भाई अगर 20% जनता देश की ये मान ले कि हमारा प्रधानमंत्री हमारा दुश्मन है, तो वो तो सरकार का साथ ही नहीं देगी। और 20% का मतलब आप समझ रहे हैं। अब वो कुछ भी है सर, हम सब प्रोटेस्ट करेंगे। अब साहब प्लासी का युद्ध तो हो गया साहब, कुबेर पर कब्जा हो गया। अब कुबेर पे जब कब्जा हो गया, फिर तो मीर जाफर को राजा बनाया। मीर जाफर को राजा बनाया साहब। मीर जाफर ने सबको पैसा दिया, सबको। क्लाइव को तो अकेले 50 लाख रुपया दिया, 50 लाख। ये अंग्रेज डेली पहुंच जाते थे मीर जाफर के साहब के पास कि साहब आज इतना पैसा दे दो साहब, 10 रुपए दे दो सिगरेट लेना। अरे मीर जाफर ने कहा पैसा नहीं दे, तुम लोग डेली पैसा मांगने चले जाते। हम बोले देना पड़ेगा। तो 1760 में मीर जाफर ने कहा कि साहब मेरे पास पैसा नहीं। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे पैसा नहीं, ठीक है उतरो। फिर उन्होंने पूछा अब कौन राजा बनेगा। मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम राजा बनेंगे। 1760 में मीर कासिम को राजा बनाया। मीर कासिम को जब राजा बनाया तो मीर कासिम बन गए सद्दाम हुसैन बंगाल के, कि हम हैं राजा, हम हैं, बाकी पानी कम है। राजधानी बदल दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आ गए। अंग्रेजों ने कहा कि राजधानी बदलना बेटा, आजकल आंख नहीं मिला रहे, बड़े दूर दूर जा रहे हैं। तो कासिम ने कहा कि हाँ हमें यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता। बोला अच्छा ठीक है जाओ मुंगेर जाओ, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शुरू किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए, टैक्स लेना शुरू किया। इन्होंने काम किया, मीर कासिम साहब ने मुंगेर में कैनन फैक्ट्री लगा दी। जैसे ही कैनन फैक्ट्री लगाई था तो ईस्ट इंडिया कंपनी कान खड़े हुई। कैनन फैक्ट्री तो खाना किसके लिए, कौन है तुम्हारा दुश्मन। जैसे आज अमेरिका कहता है ईरान से कि न्यूक्लियर प्लांट, कौन है तुम्हारा दुश्मन। अब ईरान कैसे कहते हैं अमेरिका से कि तुम ही हमारे दुश्मन हो। मीर कासिम ने कहा साहब वो क्रैकर बनाने के लिए खोला है। बोले क्रैकर हमसे ले लो। और वहीं से तनाव शुरू हो गया। फिर तनाव शुरू हो गया। अब बारूद की जो बेचने की मोनोपोली थी वो कंपनी के पास थी, सॉल्ट पीटर कंपनी ने साहब मीर कासिम से वो एक एबिसीनिया नहीं, आर्मीनिया का एक सॉल्ट पीटर मर्चेंट था, वो इनसे मिलने मुंगेर आ गया। कंपनी को लगा कि ये किसी और पार्टी से सॉल्ट पीटर खरीद रहा है। कंपनी का एजेंट था एलिस, वो मुंगेर किले में घुस गया। और घुस के साहब उसने जो रेड मार दी। अब डीएम के घर में कांस्टेबल रेड मार दे सर, डंडा लेके घुस जाए और सब ठोक पीट बजा दे, तो या तो धरती फट जाए, डीएम समा जाए। कहने के लिए तो मीर कासिम राजा ही है ना सर बंगाल का। और जब एलिस ने रेड मारा तो बहुत बुरा लगा उसे। एलिस कंपनी का एजेंट था पटना में। तो फिर साहब उसने, मीर कासिम ने, फोर्ट विलियम का गवर्नर था वंसी टाट, उससे कहा कि साहब ये ऐसे चलेगा नहीं साहब। दोनों के बीच मीटिंग हुई मुंगेर में, उसको हम मुंगेर कन्वेंशन बोलते हैं। वहां पे दोनों के बीच मीटिंग हुई तो मीर कासिम ने कुछ शर्तें रखी कि देखो दस्तक में हम इशू करेंगे। दस्तक मैंने आपको बताया था पास। तो उसने कहा दस्तक हम इशू करेंगे और कंपनी और नवाब के बीच जो झगड़ा होगा हम सोल अथॉरिटी होंगे, और जितना ट्रेड कंपनी करेगी उस पर 9% टैक्स देगी। और जब ये प्रपोजल कलकत्ता काउंसिल के सामने रखा गया, कलकत्ता काउंसिल ने कहा कि ये डॉबरमैन हमारा, इस कुत्ते को राजा हमने बनाया और ये हमें और दिखाएगा। बोले हम नहीं मानते इस एग्रीमेंट को। कलकत्ता काउंसिल ने एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया। और जो कलकत्ता काउंसिल ने एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया, मतलब हम मानते नहीं तुमको कुछ, तुम हो कौन। तो मीर कासिम ने अपने लोगों पे से ड्यूटी हटा दी। कहा तुम लोग ड्यूटी देते नहीं तो मेरे ही लोग क्यों दे। और ऐसा उसके बाद तो कलकत्ता काउंसिल ने कहा कि बेटा देखो सिगरेट भी पियोगे तो हमसे पूछ के पियोगे, कितनी पीनी है, कौन सी ब्रांड, ये सब कानून तुम तो हाथ लगाओगे ही नहीं। तुमको राजा बैठा है, क्राउन लगा लो, मुजरा देखो, दारू पियो, बस बाकी हम करेंगे। पर मीर कासिम मानने वाला आदमी नहीं था, और मीर कासिम की इतनी औकात भी नहीं थी कि कंपनी से अकेले लड़ जाए। तो 1763 में झगड़े शुरू हुए, छुटपुट, मीर कासिम भाग गया अवध। और अवध भाग गया तो शुजाउद्दौला से दोस्ती कर ली। वहां एक पहले से पागल बैठा हुआ था, शाह आलम। अब शुजाउद्दौला माशाअल्लाह, आपके जो दोस्त होते हैं वो पूरी जिंदगी निर्धारित करते हैं आपकी, और दोस्ती हमेशा लो ऑफ टेम्परेचर में होनी चाहिए। अब आप लो ऑफ टेम्परेचर जो हमेशा हाई से लो की तरफ आता है। अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर रहा है,
तो आप साहब आईएएस बनेंगे? क्योंकि फिर वो आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, टेम्परेचर आपका हाई रहेगा। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपका रूम पार्टनर डेली बैठ कर रोता है, यार हमको इस साल नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, हाँ हमारे पापा रिटायर हो रहे हैं। अरे भैया, सबकी जिंदगी में चुनौतियां हैं। ये कभी कभी आप अकारण जो डिप्रेस रहते हैं उसकी वजह यही है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हैं। आज का माहौल देखो, आजकल आप बाहर का माहौल देखो, चारों तरफ निगेटिविटी, डर, भय, परेशानी। आप फील करते होगे टेंस, आप अपने आप को टेंस फील करते होगे। ये पता है क्यों? वाइब्रेशन की वजह से। इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैल चुकी है कि क्या होने वाला है भगवान। अब इसमें वही लोग खुश होंगे जो ध्यान साधना करते आ रहे थे। उन्हें पता है कि ठीक है यार, वाइब्रेशंस बदल गई हैं, हम अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो एक पागल शुजाउद्दौला, दूसरा शाह आलम और तीसरा मीर कासिम, ने तीनों पागल एक तरफ और तीन पागलों का गठबंधन बना। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। हो गया बैटल ऑफ बक्सर 1764। बहुत मारा इन लोगों। मीर कासिम का तो साहब पता ही नहीं चला। शाह आलम और शुजाउद्दौला, इन लोगों ने तो खैर सरेंडर ही कर दिया, और इसी के साथ जो है बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो साहब ये तो आज का वॉल्यूम था, आज की कहानी थी ये, आज की। यहीं से मैं कल से फिर से शुरुआत करूंगा, और जो है फिर से मैं कहता हूँ, कहानी सुनाता रहूंगा आपको, कहानी सुना रहा हूँ। आपकी एडवाइस, आपकी जो आप मुझसे कुछ कहानी में चेंज करना चाहते हैं, हिम्मत बनाए रखिए सर, लड़िए सर। नौजवान क्रांति, मैंने आप देखिए, मैंने अपना फेस प्रोफाइल कवर चेंज कर दिया, भगत सिंह की फोटो लगा दी है। तो फोटो लगाई नहीं सर, लड़ाई शुरू हो चुकी है सर। अब तो पूरी दुनिया मानने लगी है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई में सिर्फ इस देश के युवा ही लड़ेंगे इस बार। एक भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं और हम अंदर। एक एक आदमी वीडियो बनाओ सर, एक एक आदमी। आज मैं वीडियो देखा था, मैं अभी पोस्ट करूंगा। एक छोटी सी बच्ची, मेरे दोस्त हैं जैन भाई, उन्होंने मुझे भेजा है। एक छोटी सी बच्ची है, क्या वीडियो बनाई उस बच्ची ने, क्या निवेदन किया उस बच्ची ने कि घर में रहो, और ये वो बड़ी छोटी सी बच्ची है, 2 साल। सर आप भी बनाएंगे सर, आप हम सब मिलकर इस देश के इस युद्ध में साथ दें सर। सिर्फ सरकार, प्रधानमंत्री, सेना और पुलिस और डॉक्टर और नर्स, इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, इसी बात पे तो आप चिल्लाते हैं सर। आप राइट मांगते रहते हैं लोगों से कि राइट दे दो, राइट हमारे राइट है। पुलिस वालों से लड़ जा रहे हैं सर, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है सर, वो बेचारे क्या करें। हाँ, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप उनको बता दीजिए, दिखा दीजिए कि साहब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, या हम बीमार है साहब, या हम ये चीज ले रहे हैं। वो आपके दुश्मन थोड़ी है सर, वो आपको खुद ही लाके सामान दे देंगे। मैंने आज पंजाब का एक वीडियो देखा, उसमें हमारे पुलिस भाई जो है वो खाने का सामान और अनाज वगैरह सब बांट रहे थे सर। सर ज्यादा ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आज शुरू से, आज से मैंने 2 महीने पहले एक पोस्ट डाली थी, बड़ी छोटी सी, मैं नहीं डालता, इट्स समथिंग डेंजरस इन इंडिया। आप में से बहुत सारे लोग आया, बड़ा मजाकिया लहजे में आप लोगों ने इस बात को लिया। बहुत सीरियसली आप देखिएगा, मेरा प्रोफाइल चेक करिएगा। तो 2 दिन पहले एक लाइन में मैंने कैप्शन डाली थी, देयर इज समथिंग डेंजरस इन दिस। कल से मैं इस एपिसोड में 21 दिन पूरी कहानी सुनाऊंगा सर, और मैं चाहता हूँ, मैं निवेदन करूंगा सर आप सभी भाई बहनों से। मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने basically I have appealed to some of my friends. There are many good history teachers, English medium history teachers here. So I have appealed to some of my English medium friends that they should take up the charge of South India and they should narrate this story in English. So I have taken the charge of Northern India. और मेरे बड़े सारे फ्रेंडों ने वीडियो बना बना के मुझे भेजा है कि सर देखिए हमने नौजवान क्रांति शुरू कर दी है। सर मैं अपील करता हूँ इस देश के हर युवा से सर कि इस लड़ाई में भागीदारी बने सर। हम 1942 की लड़ाई हुई, हम गांधी को पढ़ते हैं, हम नेहरू को पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन सर इन्हीं लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था सर। वो हजारों लोग जिनका कहीं कोई नाम नहीं है सर, वो सब लड़े थे सर। वो डू और डाई का जो नारा था सर, उस नारे ने न जाने कितने लोगों को एक्टिवेट किया था सर। सारे मतभेद को बुलाइए सर, एक प्रांत हम ऑलरेडी खो चुके हैं सर। पाकिस्तान को मैं तो कभी अदर कंट्री मानता ही नहीं सर। मेरे बड़े सारे मित्र मुझसे नाराज रहते हैं इस बात को लेकर। मैं तो
और संभावनाएं तो यहाँ तक बन रही हैं, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो पाकिस्तान को वापस आना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अगर कोरोना वहाँ फैलता है और स्टेट मशीनरी फेल करती है तो चाइना टेक ओवर कर सकता है। चाइना टेक ओवर कर सकता है, उनके पास है, चाइना का हाथ है, तो चाइना उसे टेक ओवर कर सकता है। पर अगर इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा भी स्ट्रांग रही और पाकिस्तानियों ने हमसे कहा मदद करने के लिए, जो कि उन्हें कहना ही चाहिए, क्योंकि भाई बंद से ही मदद मांगी जाती है और लड़ाई कोई हमेशा के लिए नहीं होती सर। जर्मनी एक हो सकती है, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एक हो सकती है। मेरा सर इस्लाम से कोई झगड़ा नहीं, हिंदुइज्म से कोई झगड़ा नहीं, सारे धर्मों को मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी धर्म को कहा। मुझे मुसलमानों पे बड़ी गुस्सा आती है सर, जब वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। हिंदुओं को मैं क्या कहूँ सर, मैं उनसे कुछ बोलता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं यार तुम जो है हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेते हो। सर मैं किसी का पक्ष वक्ष कभी नहीं लेता, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं सर, कल इस एपिसोड को फिर शुरू करूंगा और कल मैं आपको एक बड़े ही जबरदस्त कैरेक्टर की कहानी सुनाऊंगा। एक अंग्रेज जबरदस्त कैरेक्टर कॉर्नवालिस और एक हिंदुस्तानी जबरदस्त कैरेक्टर टीपू सुल्तान। जय हिंद।